पर। सबसे पहले तो सर ओवरऑल सेंटिमेंट्स हम थोड़े से जो ग्लोबल वैश्विक स्थिति जो है उसके बारे में समझना चाहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इन्फ्लेशन वगैरह की चिंताओं के कारण थोड़ा सा एक असर है। लेकिन ऑटो सेगमेंट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर डिमांड सिनेरियो जो है वो काफ़ी अलग रह रहा है। इन्फ्लेशन की कोई भी चिंताएं या कुछ भी देखें, आप प्राइस हाइक भी ले लीजिए तो भी प्रोडक्ट के डिमांड जो है उस पर कोई असर नहीं आ रहा है। ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा सा समझते हैं पहले तो, इन्फ्लेशन की चिंताएं और उसके साथ साथ ऑटो कंपनियां कैसे आप देख रहे हैं, और उसके बाद और डिटेल में हम चर्चा करें सर। यशी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जो आप ऑटो सेगमेंट की बात कर रहे हैं ग्लोबली और डोमेस्टिक, ऑटो सेगमेंट एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का ड्राइवर है किसी भी कंट्री का, नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप का और इंडिया का। और इंडिया में भी जो एम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमी है और हाईवेज, रोड कंस्ट्रक्शन, अदर थिंग्स, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हर एक चीज़ ऑटो के साथ ही लिंक्ड है। और कोई भी कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है ऑटो के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। अब सर प्राइस हाइक्स वगैरह के हिसाब से देखें या जो भी मेटल प्राइसेस के हिसाब से देखें, पास्ट में जो सिचुएशन था और आज जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी अंतर है। मेटल प्राइसेस काफ़ी हम देख रहे हैं कि कम होने की कगार पर है या होने जा रहे हैं, ऐसा हम देखें तो कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़े से कंट्रोल में आ रहे हैं, क्रूड वगैरह की अगर हम बात करें तो। फिर भी डिमांड सिनेरियो जो है वो काफ़ी रेजिलियंट है। सो बाकी सारी जगहों के हिसाब से देखें और मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो इसमें तो कोई ज़्यादा मतलब अब और अच्छा ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है सारी कंपनियों को। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? जैसे एक साल से जो इन्फ्लेशन है, मेटल इन्फ्लेशन है, उसने मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी डिस्टर्ब किया है और हमारे कस्टमर्स को भी। और उसमें हम लोगों ने जो फोर्जिंग इंडस्ट्री है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो उन्होंने काफ़ी फेस किया है टू नेगोशिएट स्टील सप्लायर्स के साथ, और फिर नेगोशिएशन टेकिंग द प्राइसिंग फ्रॉम द कस्टमर्स, एंड वो एक काफ़ी डिफिकल्ट जॉब रहा है। और अभी भी जो है जैसे थोड़ा सॉफ्ट हुआ था मटेरियल मेटल्स, अभी फिर कोक प्राइसेस जो है फिर $100 का जंप उसमें आया है। और स्टील मैन्युफैक्चरर्स जो दोबारा फिर सोच रहे हैं इसकी स्टील की दोबारा जो नेक्स्ट क्वार्टर से प्राइस बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो ये चीज़ कोई भी स्टेबल नहीं हो रही। लेकिन उसके साथ साथ जो डिमांड है, डिमांड जो अच्छी स्टेबल डिमांड चल रही है। अगर मैं इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करूं, अगर जीएनए एक्सेल्स का बिजनेस देखें तो हमारा बिजनेस जो है वो सीवी मार्केट और ट्रैक्टर्स में है मेजर, और बहुत थोड़ा सा एसयूवी में है। और इसमें जो इंडिया में सीवी मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है। सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका में कुछ इश्यूज हैं जो असेंबली के हैं या कंपोनेंट इश्यूज हैं, और उनके एम्प्लॉइज के इश्यूज हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ these employees have not come back to the production। और लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं एक्सपोर्ट में, वो साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीवी मार्केट है अभी स्टेबल है यूएसए में। लेकिन उसमें अगर दूसरे कंपोनेंट्स की शॉर्टेज रही तो उसमें 2-3 महीने की करेक्शन आ सकती है उनकी। वो एक डिसीजन ले सकते हैं कि इन्वेंट्रीज को करेक्ट किया जाए। अगर सीवी मार्केट यूरोप की देखें तो यूरोप की सीवी मार्केट बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा यूरोप के लिए अभी चैलेंज ये है कि जो पावर क्राइसिस है उनके, जो गैस शॉर्टेज है रशिया से, और आगे विंटर आ रहा है, विंटर में उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, गैस ज़्यादा चाहिए। एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिमांड स्टैंड कर रही है। अभी कमिंग बैक टू इंडिया, जो इंडियन मार्केट है, एक सीवी मार्केट है, दूसरी हमारी ट्रैक्टर मार्केट है। ट्रैक्टर मार्केट ने जो लास्ट 6 मंथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अभी वो वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो सीज़न है, फेस्टिवल सीज़न है, उसके लिए कि उनकी अच्छी सेल होगी। लेकिन उसके बाद जो है 2-3 महीने ये प्रोडक्शन की करेक्शन लेंगे। जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी है उसमें ये इन्वेंट्रीज अगर पूरी नहीं सेल हुई तो उसमें कुछ ना कुछ 20-30% की टेम्परेरी करेक्शन आ सकती है। ठीक है सर। अब सारी जो भी आपने अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हैं,
अब हमें ये बताइए सबसे पहले तो खास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या नंबर पर है? पेंडिंग ऑर्डर्स की ऑलरेडी हम बात करें तो थोड़े से कम होते हुए दिखे, एग्जीक्यूशन आपका किस लेवल पर जा रहा है अभी फिलहाल? यूटिलाइजेशन है वो 75% के करीब है कंपनी का, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस हम कंपनी डी बॉटल नेकिंग और जैसे जैसे पुरानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो जिधर भी फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं डी बॉटल नेकिंग वो हम करते हैं और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी हैं आजकल हमारी इंटरनल एक्रूवल से ही हो रही हैं और साइमल्टेनियसली जो भी डिमांड बढ़ेगी और उसके लिए हम हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं और अराउंड 15 to 20% एडिशनल कैपेसिटी हम सरप्लस रखते हैं हर एक साल, क्योंकि अगर आप पिछले 5-6 साल की ग्रोथ देखो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमने अच्छी ग्रोथ की है और लास्ट ईयर भी हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो थी 42% थी और इस साल भी हम विद ऑल ऑड्स एंड दिस थिंग इन्फ्लेशन एंड ऑल, तो हम होप कर रहे हैं कि 15 से 20% इस साल भी कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ आएगी। ठीक है सर, तो ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखने जा रहे हैं तो कोई आने वाले वक्त में नए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, नए कैपेसिटी यूटिलाइज मतलब एक्सपेंशन की कोई योजना है या कोई नए लाइंस वगैरह लगाने की योजना है आपकी? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस जो भी हमारी पहली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है तो हम क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अलाइंड है और एसोसिएटेड है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म रिलेशंस जो हमारे हैं हमारे कस्टमर्स के साथ, वो टोटली जो न्यू बिजनेस अवार्ड कर रहे हैं क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस लेवल और क्योंकि ये सेफ्टी क्रिटिकल आइटम्स हैं, वो उसके लिए हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बन चुका है, तो न्यू बिजनेस भी हमें अवार्ड कर रहे हैं उसके लिए हम अच्छी उनको सर्विस दे रहे हैं और ओवरऑल इस साल में भी हम 20% जो ग्रोथ है कैपेसिटी में लाएंगे। ठीक है सर। अब जिस तरह से बाकी अगर हम सिनेरियो के हिसाब से भी देख रहे हैं तो भी जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसमें तो ऑब्वियसली फोकस हो रहा है। ये जो फ्रेट के रेट्स थोड़े से कम हुए रणवीर सर, उसको कैसे देख रहे हैं आप? और उससे सेंटिमेंटली कोई इतना बड़ा फर्क आया है? क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, अब थोड़े से कूल ऑफ भी हुए हैं, तो उसे कैसे देखना चाहिए? रेट्स सॉफ्ट होने शुरू हुए हैं और हम चाहते हैं जी। कि रेट्स आस्ते आस्ते जो पहले ओरिजिनल लेवल था उस पे आ जाए, जिससे कि जो एक्सपोर्ट है जहाँ फ्रॉम यूएसए यूरोप से उनकी इंपोर्ट है फ्रॉम इंडिया और हमारी एक्सपोर्ट है उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है सर। इसके अलावा मैं ये समझना चाह रहा था कि जैसे हमने देखा हमारे सेल्स जो ट्रेंड हैं उसमें अब आने वाले वक्त में क्या कोई नया मतलब कोई नए प्रोडक्ट वगैरह के आने में है? क्योंकि क्लास 8 में अगर हम देखें तो थोड़ा सा ऑर्डर थोड़े से कम हुए हैं, उसे आप और कैसे आगे बढ़ाते हुए देखेंगे? या कोई नए प्रोडक्ट, कोई नए लिमिटेड एडिशन वगैरह, क्योंकि ये सारी सेंटिमेंट चीज़ें भी बहुत असर पहुंचाती है जब बात आती है ये ऑटो सेगमेंट की सर। हाँ, याशी हम बहुत क्लोजली हमारे कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं और जो भी उनके ईवी प्रोग्राम्स में है उसमें 100% हम इन्वॉल्व हैं और सारे के सारे जितने प्रोग्राम हमारे की कस्टमर्स के हैं वो ईवी प्रोग्राम्स, वो क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ईवी में जा रहे हैं वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, वो एक प्रूवन टेक्नोलॉजी प्रूवन सप्लायर से ही लेना चाहते हैं। सो हम उनको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं सैंपल्स में, पायलट स्लॉट्स में और उनकी डेवलपमेंट में। वी आर एवरीवेयर इन ईवी इन क्लास 5 टू क्लास 8 ट्रक्स एंड बसेस और उसमें हम ये एक नया फील्ड है और लकीली हमारा जो भी सेटअप है या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विद लिटिल बिट ऑफ चेंज और नॉट विद एनी मेजर इन्वेस्टमेंट वो सारा यूटिलाइज हो रहा है ईवी में।